हमारे जंगलों में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जिनको अगर खोला जाए तो कयामत आ जाए। ऐसे कुछ राज चाहकर भी कभी दफन नहीं हो पाते और वो जब बाहर आते हैं तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश जहाँ बहुत घने जंगल है, ये बात वहाँ की है। घने से जंगल में बसा एक गांव उमरिया। यहाँ ना डॉक्टर का कोई अता पता है और ना ही कोई ज्ञान का। यहाँ का ज्ञान सारा का सारा बाबा लोगों के पास है। वही लोगों को बहला फुसला कर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी, या यूं कहो कि लोग गायब होने लगे। ना कोई खबर और ना ही कोई पता ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते और थक कर उन्हें भूल भी जाते। ऐसा ही कुछ चल रहा था उमरिया गांव में। पवन की लड़की बहुत बीमार थी। महीनों हो गए वो खटिया से उठी ही नहीं थी। क्या हुआ था ये तो बस वो वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो भी बचा कुचा सब कुछ दांव पर लग चुका था, लेकिन पवन की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जैसे अब मरने का इंतजार कर रही थी। एक दिन पवन, उसकी बीवी और बेटी वैद्य के घर गए थे। वैद्य ने बोला, पवन, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी दूर रहो इससे, तुम दोनों भी मर जाओगे। ऐसा सुनते ही पवन की बीवी रवीना अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। पवन को भी अब बहुत रोना आ रहा था। वो रोक भी नहीं पा रहा था खुद को। वो मुंह छिपा कर रोने लगा। बेचारे करते भी क्या। वैद्य आगे कहता है, मुझे तो लगता है ये अब कुछ दिन की ही मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ ही समय में ये मर जाएगी। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी। कहो तो मैं दे दूं इसको। ऐसा सुनते ही पवन अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है। अरे हैवान वैद्य, तुझे अक्ल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं क्या? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तू कोई वैद्य नहीं, कसाई है, कसाई। इतना बोलकर पवन और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमारी से बिल्कुल आदी हो गई थी। ना कुछ खाती थी, ना उसका वजन बढ़ता था। पवन उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहाँ से रास्ता निकालते हुए वो शाम होते होते अब घर पहुँचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक पवन के कान में कोई फूंक मारकर चला गया, ऐसा लगा। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं है सोचकर आगे बढ़ गया। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर वो लोग रास्ता खोज रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन उसे सिर्फ पवन ही सुन सका। अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता है? वो आवाज बहुत ही डरावनी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हो। अगर हाँ तो कल रात को सामने के टिले के पास आ जाना। और वो आवाज अचानक से गायब हो गई। पवन ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर जाकर पवन उसी के बारे में सोच रहा था। क्या ये सच था या मेरा कोई वहम था? लेकिन अगर ये सच हुआ तो? यही सोच में वो डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन पवन को तो रात का इंतजार था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके मुंह से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसे अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठाकर जंगल की तरफ जाने लगा। उसे पता था कि ये जंगल श्रापित है। यहाँ नरभक्षी पिशाचिनी का ठिकाना है। लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बीवी ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पवन ने कहा, मैंने सुना है उस पहाड़ी पर कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है। उससे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ फायदा हो जाए। और वो सीधे उस अंधेरी की तरफ चलने लगा।
और सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज लगाई, मैं आ गया हूँ, मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज अब बहुत ही ज्यादा जोर से सुनाई दे रही थी। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो भयंकर रूप में जमीन के ऊपर ही उड़ रही थी। सड़े मांस की गंध आने लगी थी। उसका डरावना काला रूप देखकर पवन के पसीने छूटने लगे। उसके हाथ पांव कांपने लगे क्योंकि वो एक पिशाचिनी थी। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम है, वो तुझे करना होगा। बोलो, मंजूर है? तो मैं आगे बोलूंगी। पिशाचिनी की ये बात सुनकर पवन बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। पिशाचिनी आगे कहती है, कल यहाँ एक बकरे की बलि देनी होगी। तू उसे मारेगा और यहाँ जमीन में गाड़ कर चला जाएगा। बस इतना ही तुझे करना है और तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है, इसीलिए पवन वहाँ से भागता हुआ घर पहुँचता है और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पर लाद कर जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर उस बकरे की बलि देकर गड्ढे में दफन करके अपने घर चला जाता है। यहाँ घर पहुँचते ही वो देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से पवन उस जंगल में जाकर उस पिशाचिनी का शुक्रिया करने का सोचता है। वहाँ पहुँचते ही वो पिशाचिनी एकदम से प्रकट हो जाती है। भयंकर मांस के सड़ने की गंध और कौवों का चिल्लाना। आ गया तू? मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक और बलि चाहिए यहीं पर, लेकिन इस बार इंसान की। पवन सुनकर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, क्या मैं इंसान को नहीं मार सकता? मुझे माफ कर दो। सुन पवन, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता तो मैं तुझे मार दूंगी या फिर तेरी बच्ची को। बलि तो तुझे देनी ही होगी, सोच ले। पिशाचिनी चिल्लाकर गायब हो गई। पवन घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो अपने सारे गम भूल जाता है। देखते ही देखते अमावस्या की रात आ जाती है। नर बलि देना कोई खाने का काम नहीं था, ये पवन जानता था। किसी को गांव में खबर ना हो, इसीलिए गांव में आए एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहां जंगल में लेकर जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही घाव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वहीं गड्ढा करके वो उसे गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम ठीक है। पवन की ये सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी। वो सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। उसकी लड़की ठीक थी, इसीलिए उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन पवन बदल रहा था। सीधा इंसान। अब हर अमावस को वो इंसानों को मार रहा था। लोगों को शक ना हो, इसीलिए दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला चालू हो चुका था। पवन ऐसे लोगों को मारता था जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे हैं और इधर पवन भी समाज की मदद कर रहा है, ऐसा सोचकर खुशी में जी रहा था। ऐसे करते करते महीनों और साल बीत गए। अब पवन की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षी पिशाचिनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही पवन की लड़की की शादी की खबर उसे पता चली, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा पवन के घर पहुंच गई। सब उसे देखकर घर के बाहर निकल आए।
उसका भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब पवन को शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, ऐसा पूछने लगे। घर पहुंचकर पिशाचिनी ने पवन से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू इसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो उस पे मेरा वश नहीं चलेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, उसे मार दूंगी। पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो पवन उसको शिकार देना बंद कर सकता है। पवन उसके सामने रोता है और अपनी लड़की की जान की भीख मांगता है। उस पर पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है ना होने वाला, उसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसे मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया है। पवन उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने से अपने होने वाले जमाई को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से उस पर वार करके उसे मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचिनी वहां पर पहुंच जाती है। पवन, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहली बलि वो भिखारी की थी जो बेगुनाह था, और ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में तू अंधा था और अब तू पाप करके पापी बन गया है। अब तू भी शैतान बन गया है। ऐसा बोलकर वो पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वो भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। पीछे से उस जमाई का बाप पवन पर टूट पड़ता है। ये देखकर पिशाचिनी उस जमाई के पिता के शरीर में प्रवेश कर दी है और पवन को मार डालती है। पवन को मारने के बाद वो उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब कुछ उस जमाई का पिता समझ नहीं पाता। क्या हुआ, वो ये सब सोचता रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठकर वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी पिशाचिनी की आवाज आती है, तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ तो पवन की लाश को गड्ढे में डालकर दफन कर दो और मुझे हर अमावस्या की रात को एक इंसान की बलि ला कर दो। अगर मंजूर है तो बोलो। उस लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने अपने लड़के को मरा देखकर वो पिशाचिनी की हाँ में हाँ भर देता है और उसके हाँ कहते ही वो लड़का जिंदा हो उठता है। और इसी तरह उस नरभक्षी पिशाचिनी का ये कहर बस चलता ही रहता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही भूतिया, रहस्यमयी, डरावनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।